जदीद इस तजिए में आज हमारा ध्यान पाकिस्तान की दो सबसे बड़े और आपस में बुरी तरह उलझे हुए बहरानों पर है। एक तरफ बिल्कुल रुकी हुई सियासत है और दूसरी तरफ अवाम की रोज़मर्रा की शदीद मुआशी जद्दोजहद। चलिए हक़ाइक़ की रोशनी में इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जल्दी से देखते हैं कि इस तज्ज़िये में किन अहम नुकात को कवर किया जाएगा। पहला, 9 मई के 3 साल बाद की सूरत हाल। फिर पीटीआई की इस वक्त की मौजूदा हालात। उसके बाद पेट्रोल की कीमतों का आम इंसान पर असर। चौथा, सियासत और हकीकत के दरमियान बढ़ती बेरब्ती। और आखिर में जियोपॉलिटिक्स और आने वाले कुछ अहम वाक़यात। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 9 मई, ठीक 3 साल बाद। हालिया जमा करवाई गई पुलिस रिपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर्स सिर्फ सूबा पंजाब के हैं और इनका पैमाना वाकई हैरानकुन है। तकरीबन 36,000 अफराद को नामजद किया गया है। कुल 319 मुकदमात हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हर एक केस में मुलजिम ठहराया गया है। गिरफ्तारियों की ये वसी तादाद इस कानूनी शिकंजे की शिद्दत को साफ ज़ाहिर करती है। मज़ीद हैरत की बात यह है कि चीफ जस्टिस ने तो इन मुकदमात को 4 महीने में निपटाने का हुक्म दिया था, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिलिट्री कोर्ट्स ने अब तक 32 से ज़ायद अफराद को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुना दी हैं, जिनमें कई आला सतह के रहनुमा भी शामिल हैं। और इस सब के बीच जीएचक्यू से जुड़े जो सबसे बड़े और अहम केसेस हैं, वो तो अभी भी ट्रायल के मुंतज़िर हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पीटीआई की इस वक्त की मौजूदा हालात का गैर जानिबदाराना तज्जिया। यहाँ साबिक पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर का एक बड़ा अहम सवाल सामने आता है कि 9 मई 2023 से लेकर 2026 तक आखिर क्या हासिल हुआ। ये सवाल इस वक्त चलने वाली सबसे बड़ी बहस का बिल्कुल सही निचोड़ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले क्रैकडाउन, जमहूरी निज़ाम की उलझनों और पाबंदियों के बावजूद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आया है और ना ही कोई मुआशी बेहतरी। इस मसले पर दो बिल्कुल ही अलग बयानिए यानी नैरेटिव्स आमने सामने हैं। एक तरफ पीटीआई का दावा है कि उनका इरादा बिल्कुल पुरअमन था और ये पूरा वाकया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ रियासत का बिल्कुल ठोस और सख्त मौक़िफ़ है कि एविडेंस वाज़े तौर पर दिखाता है कि पार्टी रहनुमाओं ने खुद हुजूम को उन हसास मकामात की तरफ भेजा जिससे सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। लेकिन इस सारी कानूनी कार्रवाई में एक और बड़ा वाज़े पहलू सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का है। देखा जाए तो जो पार्टी के साथ वफादार खड़ा है, उसके हिस्से में मुसलसल कानूनी मुश्किलात और अजाब आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो कोई भी अवामी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देता है, उसे फौरी तौर पर कानूनी रियायत और आज़ादी मिल जाती है। इन 3 सालों के मुसलसल कशमकश का नतीजा क्या निकला? पार्टी बुनियादी तौर पर तकसीम हो चुकी है और अंदरूनी ग्रुप बंदी उरूज पर है। जो मौजूदा क़यादत यहाँ मौजूद है, वो नातजर्बाकार है और उन्हें अवाम को निकालने में शदीद दुश्वारी हो रही है। साथ ही साथ ये तहफ़्फ़ुज़ात भी गर्म हैं कि बैरून मुल्क जो क़यादत बैठी है, वो मुकामी कारकुनों की मदद के बजाय इस बहरान से माली फ़ायदा उठा रही है। अवाम और कारकुन थकावट का शिकार हैं और इसी वजह से एहतजाज में शिरकत बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। तो ये थी सियासी सूरत हाल। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पेट्रोल की कीमतों का झटका, जो आम फर्द की जेब और ज़िंदगी को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। हकीकत को समझने के लिए इस मखसूस रकम पर गौर करना ज़रूरी है। 17.50 रुपये। ये वो पेट्रोलियम लेवी है जो हर लीटर पेट्रोल पर वसूल की जा रही है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस इजाफे के साथ ही पेट्रोल पर लगने वाली टोटल लेवी आईएमएफ के साथ तयशुदा 80 रुपये के टारगेट को भी पार कर चुकी है। अब इस सिचुएशन का सबसे बड़ा तजाद सामने आता है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 21% की बड़ी कमी आई है, लेकिन मुकामी सतह पर मुसलसल और भारी टैक्सेशन ने पेट्रोल की कीमत को 415 रुपये फ़ी लीटर की सतह तक पहुंचा दिया है। आम शहरी के लिए ये नंबर्स वाकई बर्दाश्त की हर हद पार कर चुके हैं। इस पूरी मुआशी तबाही को सहाफ़ी मेहताब हैदर के इस इक़्तिबास ने बहुत खूबसूरती से लफ्ज़ों में पिरोया है। उनका कहना है कि आलमी बरादरी को रियासत और अवाम के दरमियान सीज़ फायर करवाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल बम गिरा रही है और वाकई माली साल के आखिरी अहदाफ पूरे करने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है कि सारा बोझ टैक्स की सूरत में अवाम पर डाल दिया जाए, चाहे इससे महंगाई का तूफान ही यूं ना खड़ा हो जाए। चौथा हिस्सा, सियासी बेरब्ती।
یہ سیدھا اس خارج کی طرف لے جاتا ہے جو حکمرانوں کی باتوں اور عام فرد کی حقیقت کے درمیان پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی چبھنے والا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف جاتی امرا میں اعلیٰ سطح کے اجلاس ہو رہے ہیں، فوٹو آپس ہو رہی ہیں، عوام کے دکھ پر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ریلیف دینے کے بارے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ عام فرد ان میٹنگوں سے حکومت کی کارکردگی نہیں ناپتا۔ اس کا پروگریس رپورٹ دیکھنے کا پیمانہ صرف دو چیزیں ہیں، اس کا ماہانہ بجلی کا بل اور پیٹرول پمپ کے میٹر پر تیزی سے بھاگتے ہوئے نمبرز۔ آخر میں 5ویں حصے میں ہم ان مقامی بحرانوں کے پیچھے چلنے والی بین الاقوامی سرگرمیوں کو مختصر دیکھتے ہیں۔ اندرونی حالات جو بھی ہوں، عالمی سطح پر دارالحکومت اس وقت انتہائی متحرک ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم کا چین کا اہم دورہ ہے جو دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر مبنی ہے۔ دوسری طرف آسمان پر پی ایف کی جانب سے مارکہ حق کی زبردست فلائی پاسٹ ریہرسلز چل رہی ہیں، اور ان سب کے درمیان ایک بہت بڑی عالمی خبر یہ چل رہی ہے کہ شاید اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی سیز فائر مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جہاں 14 نکاتی مسودہ تیار کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ایک بنیادی اور چبھنے والا سوال بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا عام فرد کے معاشی صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے اس ملک میں کبھی حقیقی سیاسی استحکام واپس آئے گا؟ ایک طرف اعلیٰ سطح کی سیاسی چالیں ہیں اور دوسری طرف محض زندہ رہنے کی عام سی جدوجہد۔ ان دونوں کے درمیان یہ توازن نہایت ہی نازک ہے اور یہ واقعی ایک بڑی غور طلب